दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के जीतने से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की हार की हो रही है। कांग्रेस वहां क्यों हारी, कैसे हारी, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। गोदी मीडिया से लेकर के और सोशल मीडिया तक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल पर लोग मजे ले रहे हैं, तो कांग्रेस के भीतर इसको लेकर के बेहद मंथन चल रहा है। लेकिन क्या हार के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? हार की क्या कमियां रहीं, क्या ये सामने आएंगी? सबसे बड़ा जो सवाल इस समय है, कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी जिस तरह से डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं और उनकी कोशिश रही है कि जो प्रदेश के क्षत्रप हैं उन्हें पूरी छूट मिलनी चाहिए। वे पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं चलाना चाहते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक किया है, वहां तो परिंदा भी उनके इशारे के बगैर पर नहीं मारता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये अंदरूनी लोकतंत्र बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही अंदरूनी लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी को डुबो रहा है? एक बड़ा सवाल जो खुद राहुल गांधी ने उठाया, उसके पहले भूपेंद्र हुड्डा ने उठाया और तमाम और जो लोग थे, कि ईवीएम में कुछ खेल हुआ है। लेकिन यह भी सवाल है कि क्या ईवीएम में इतना खेल हो सकता है कि जहां सर्वे में 60 सीटें 70 सीटें दिखाई जा रही थी, और ये सर्वे सिर्फ गोदी मीडिया के नहीं थे, सर्वे उन यूट्यूबर्स के भी थे जो जमीन पर जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन चुनावी विश्लेषकों के भी थे जो अपने आप में दिग्गज माने जाते हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग। वो तो कह रहे थे कि हवा नहीं, ये आंधी है और कहीं सुनामी में तब्दील ना हो जाए। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी, जिसने पिछले चुनाव से 11% की जंप लगाई, लेकिन वो बहुमत हासिल करने में चूक गए, और जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ चुनाव मैदान में आई थी, जिसके पास लीडरशिप नहीं थी, मोदी और शाह ने 2 दिन पहले जहां चुनाव मैदान छोड़ दिया था, वो पार्टी क्यों कर जीत गई? क्या ये बीजेपी की जीत है या कांग्रेस की हार है? अगर हम लोग ईवीएम को छोड़ दें, ये माना जा सकता है, अनुमान इस तरह का है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी रही होगी, तो उससे 10-12 सीटें तो इधर उधर हो सकती हैं जहां मार्जिन बेहद कम हो। लेकिन क्या इतना बड़ा अंतर आ सकता है कि जहां 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बूम करते हुए दिख रही थी और वो बहुमत के नीचे चली जाए? फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी? राहुल गांधी ने कल खड़गे जी के यहां एक मीटिंग कॉल की। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जिन लोगों को बुलाया, उसमें दीपक बावरिया जो प्रभारी थे हरियाणा इलेक्शन के, पर्यवेक्षक अशोक गहलोत थे, और कांग्रेस पार्टी के वहां सर्वे सर्वा जिन्होंने 90 में से 72 टिकट बांटे, ऐसा कांग्रेस पार्टी के भीतर के लोग बताते हैं, भूपेंद्र हुड्डा थे। लेकिन कुमारी शैलजा जो कोप भवन में चली गई थी, जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के बार बार असर्ट कर रही थी कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, होना चाहिए, और किसी छुटभइये नेता ने उनको अपशब्द कहे थे, उसको लेकर के उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी पर
अपमान करने का आरोप जड़ दिया था और कई दिनों तक वो हरियाणा नहीं पहुंची थी। हरियाणा वो तब पहुंची जब राहुल गांधी उनको लेकर के गए, भूपेंद्र हुड्डा से हाथ मिलाया गया। लेकिन वास्तव में क्या वो दिल मिले थे? क्या वो मिले हुए हाथ मिलकर के हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, या एक दूसरे को खींच रहे थे, एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए थे? कल की मीटिंग में केसी वेणुगोपाल भी थे, जो केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, उदय भान भी थे, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव हारे हैं, दलित हैं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है, वो हार संगठन की वजह से हुई है, टिकटों में बंटवारे की वजह से हुई है, या आपसी खींचतान की वजह से हुई है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये तीनों कारण थे। पहला कारण कि जो संगठन है हरियाणा का, कांग्रेस पार्टी का, 10-12 साल से जिला अध्यक्ष नहीं है। अधिकांश जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष जिन उदय भान को बुलाया गया, उनके बारे में कहा जाता है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के बिना अनुमति के एक कदम आगे नहीं रखते। लेकिन उदय भान को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? कुमारी शैलजा भी पहले उस भूमिका में रही हैं और फिर से लौट करके आए, अशोक तंवर भी रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस पर कुंडली मार करके बैठे हुए थे, लोग यहां तक कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने कोई दूसरा प्रतिद्वंदी ना पैदा हो, इसके लिए पूरी कोशिश की, और जो कांग्रेस पार्टी में कुछ दिग्गज थे वो बीजेपी में चले गए। इसी वजह से अशोक तंवर भी इसी वजह से बीजेपी में गए थे, भूपेंद्र हुड्डा कारण। कुमारी शैलजा के साथ उनकी तनातनी, भूपेंद्र हुड्डा उसके लिए जिम्मेदार। और राव इंद्रजीत से लेकर के कई सारे नेता, किरण चौधरी वगैरह, ये सब भूपेंद्र हुड्डा की अपनी करामात, अपने एरोगेंसी की वजह से वो बीजेपी में चले गए। तो पहला जो सबसे बड़ा खेल हुआ कि संगठन वहां पे काम ही नहीं कर रहा था, संगठन बनाया ही नहीं गया था। और अगर संगठन नहीं काम कर रहा था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कल जो मीटिंग कॉल हुई है उसमें केसी वेणुगोपाल भी थे, तो केसी वेणुगोपाल की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि कम से कम जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वहां संगठन है कि नहीं है, इसके बारे में वो दरियाफ्त करें, वहां के प्रदेश अध्यक्ष से कांटेक्ट करके संगठन को खड़ा करवाएं। और अगर संगठन मंत्री के पास फुर्सत नहीं है, वो केवल एक अपना टिकट कराने के लिए सारा अपनी एनर्जी लगा दे और उसको मतलब ही ना हो संगठन से, तो फिर वो संगठन मंत्री क्यों है, क्यों बना हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, टिकटों में बंटवारे को लेकर के तो चीजें बिल्कुल बेपर्दा हो चुकी हैं। 17 टिकट ऐसे बांटे गए जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी है, और जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अपनी दावेदारी कर रहा था, जो निर्दलीय आया, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है। अब इसमें सवाल आता है सर्वेयर का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सर्वे करने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि असल में टिकट का दावेदार कौन हो सकता है, कौन अच्छा चुनाव लड़ेगा? लेकिन अगर उस सर्वेयर के बावजूद किसी और को टिकट दिया गया, भाई भतीजावाद हुआ, कुछ और खेल, प्रदीप बावरिया जो प्रभारी हैं, दीपक बावरिया, उन पर तो सीधे सवाल खड़े हो रहे। टिकट जब बट गए और अंदरूनी कलह हुई, उसके बाद हॉस्पिटल वो पहुंच गए, बीमार हो गए। लोग कह रहे हैं कि दीपक बावरिया ने क्या किया है, अशोक गहलोत ने क्या किया है, वो पर्यवेक्षक थे वहां, क्या वो अंदरूनी कलह को नहीं देख पा रहे थे? दीपक बावरिया क्या नहीं देख पा रहे थे कि असल में कौन सही चुनाव लड़ेगा? और क्यों वो बीमार हो गए? बीमार होना तो ऐसे तो शारीरिक रूप से कभी भी बीमार हो सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन बीमार होने के जो परिणाम आए हैं
उन परिणामों में आप ठीक है बीमार हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी। तो इन 17 सीटों पर तो सीधे सीधे आपके टिकट गलत बंटने की वजह से ये चुनाव हारे गए। अगर ये 17 सीटें जीती तो बहुमत हासिल होता कांग्रेस पार्टी को। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी हरियाणा में, और जो भूपेंद्र हुड्डा पूरे तौर पर अपने प्रत्याशियों को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत मुतमईन थे, वो भूपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारी है कि नहीं है। कुमारी शैलजा को नहीं बुलाया गया इस मीटिंग में, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं थे, तो ये दो लोग क्यों नहीं थे जो लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो भूपेंद्र हुड्डा पर है, जिन्होंने पूरे तरीके से अपना मनमाना वहां चलाया, और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार गई तो उनकी जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने तो यहां तक कहा है कि ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये हुड्डा कांग्रेस की हार है, और अगर अब भी ये जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है तो फिर बड़ा मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, और जो प्रभारी हैं अगर उनको डर नहीं रहेगा, पर्यवेक्षकों को डर नहीं रहेगा, प्रदेश अध्यक्षों को डर नहीं रहेगा, संगठन मंत्री को अगर डर नहीं होगा कि हमारी जिम्मेदारी तय होगी और हमको फिर जाना पड़ सकता है, तो फिर इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव मैदान में थे, राहुल गांधी, मैं बार बार कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र शख्स, विपक्ष का एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाला शख्स, जिसने सड़क पर आकर के 4 दिन वहां रह करके जो नैरेटिव खड़ा किया, उस नैरेटिव पर, उस मेहनत पर पूरा पानी फेर दिया हरियाणा कांग्रेस के लोगों ने। अगर ईवीएम में भी कोई खेल हो रहा था तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? आपके बूथ एजेंट से लेकर के और जो प्रभारी थे, जिला अध्यक्ष थे, लेकिन है ही नहीं। जब संगठन ही नहीं है तो ऑब्जेक्शन कौन करेगा? अकेले राहुल गांधी क्या संगठन भी दुरुस्त कर लेंगे? और राहुल गांधी हैं क्या? राहुल गांधी एक सांसद हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी संगठन मंत्री नहीं, राहुल गांधी महासचिव नहीं है। राहुल गांधी ने 2019 में ही इस्तीफा दे दिया था जब लोकसभा चुनाव हारे थे। उस समय भी राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा था कि कुछ लोगों ने पार्टी को जिताने के अलावा अपने निजी स्वार्थ देखे हैं, अपने बेटे बेटियों को चुनाव लड़ाने और जिताने में लगे हुए थे। यही कल की मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ में लगे हुए थे, इनको पार्टी हित से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं वो एक्शन होगा क्या? अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर कांग्रेसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस देश के लोग जहां इस आतताई सरकार को हटाने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं, जो राहुल गांधी के संघर्ष में शामिल हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को अपने कंधों पर बिठाया हुआ है, वो लोग भी निराश हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, और राहुल गांधी तो पहले एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सारे संघी हैं। हरियाणा में और महाराष्ट्र में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कुछ संघ के लोगों की हंसी बताई थी, मुस्कुराहट, कैसे वो मुस्कुराते हैं, और कहा कुछ हमारे यहां भी हैं उस तरह के लोग। राहुल गांधी अगर इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कुछ संघी, कुछ क्या ज्यादा संघी लोग हैं, और वो उन पदों पर काबिज हैं जहां किसी एक्टिव व्यक्ति को, जहां सच में कांग्रेस पार्टी के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, राहुल गांधी को अपने कंधों पर उठा करके इस देश में जो
सरकार इस तरह की आताई उसको हटाना चाहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं या खामोश होकर के बैठ जाते हैं। विभिन्न राज्यों में ऐसे तमाम लीडर्स हैं जिन्हें अगर जिम्मेदारी मिले, जिन्हें काम मिले, तो वो बहुत सक्रियता के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जो कुंडली मार्ग 180 साल पुरानी पार्टी, वहां पर इस तरह के मठाधीश लोगों का कब्जा है कि जो वो हटने का नाम नहीं ले रहे। अपने बेटे बेटियों को सेट करने में, दमादों बेटियों को सेट करने में लगे रहते हैं, कभी संगठन में, कभी टिकट दिलवाने में, कभी चुनाव लड़वाने में, कभी किसी पद पर बिठाने में। अगर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी चलती रही तो राहुल गांधी का वो पूरा विजन, राहुल गांधी का संघर्ष और राहुल गांधी का वो पूरा प्रयास विफल हो जाएगा जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस पूरे चुनाव में जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से संघर्ष किया है और जो नैरेटिव खड़ा किया, वो नौजवानों का मुद्दा, डंकी रूट का मामला, अमित मान का नाम, बच्चों की चीख, ये सारे इमोशंस थे जो राहुल गांधी लेकर के आ रहे थे। राहुल गांधी ने सम्मान का एक बड़ा मुद्दा उठाया जो सीधे लोगों के भीतर जा रहा था। राहुल गांधी ने किसानों की बात की। एक बेहतरीन कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आई, लेकिन नेताओं के आपस की खींचतान, सिर्फ फटौगल, मुख्यमंत्री बनने का जो आपस का जो तालमेल था वो इतना खराब था, इतनी खींचतान थी कि उसने कांग्रेस पार्टी की ही नैया डुबो दी। ऐसे में सवाल ये है, छोड़ देते हैं ईवीएम पर, अभी चूंकि मामला है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, कब जाना है, क्या करना है, तो ईवीएम का तो छोड़ दीजिए। जब आपको मालूम है कि चोर है और उस समय आप चादर तान करके सो जाएंगे, खिड़कियां दरवाजे खुले हैं और आप लाइट ऑफ करके सो जाएंगे और आपको लगेगा कि चोरी नहीं होगी, तो ये गलतफहमी कभी सही नहीं हो सकती। इससे ज्यादा और अज्ञानता नहीं हो सकती कि आपको लगेगा नहीं, वो तो हो ही रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और बीजेपी के खुद जीएल नरसिम्हन ने किताब लिखी है, आडवाणी तो इसी के लिए कई बार आंसू मोटे मोटे रो चुके हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी है। तो भाजपा से लेकर के कांग्रेस तक के आरोप है। चुनाव आयोग तो वो क्या बना है ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बना हुआ है। ऐसे में आपकी जरूरत है कि आप मुस्तैद रहें और जनता आपके साथ खड़ी है, ये देश आपके साथ खड़ा है। इस ताकत को अगर कांग्रेस पार्टी पहचान लेती है तो राहुल गांधी की मेहनत, संघर्ष और उनके विजन की जीत आगे हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया।